लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं एक ज़माना, एक शहर, दो शहर, तीन शहर और एक रेडियो, एक टीवी और इंटरटेनमेंट और बाकी सारी चीज़ें, उस सारे के सारे गवाह का एक नाम जनाब निसार मेमन साहब। साईं सलाम अलैकुम। बड़ी मेहरबानी। मैं मोटी मोटी बातें पूछना चाहता हूं ताकि आज के नस्ल को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपने रेडियो ज्वाइन किया है, तो रेडियो की ज्वाइनिंग के वक्त आप क्या सोच रहे थे, ये रेडियो क्या है, उससे मुतासर कैसे हुए थे? दरअसल सच्ची बात तो है कि कोई सोच के इधर नहीं आए थे। अच्छा। मतलब कुछ चीज़ें एक्सीडेंटल, कुछ इंसिडेंटल होती हैं, तो हादसाती तौर पर कोई बचपन से शौक़ नहीं था, लेकिन ये कि रेडियो का मैं लिस्टर ज़रूर था बचपन से इसमें। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो और सिलोन, ठीक है, और हमारे जो स्टेशंस थे वो मीडियम वेव के स्टेशंस थे। दूर दादू शहर में रहते थे, बहुत अच्छी तरह नहीं सुनाई देता था। और फिर आपको एक बात और बताता चलूँ, उस ज़माने में डीसी करंट होता, जब पंखे चलते थे तो कट कट की आवाज़ रेडियो में आती थी। तो बहरहाल तो रेडियो के लिस्टर तो शॉर्ट वेव का ज़माना था, तो ट्रांजिस्टर थे बस। फिर वो कोई इस तरह की एमए किया, एमए के बाद मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। उसी दौरान कोई ऐड आया अखबार में, मेरे कज़न है अनवर घांची, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उन्होंने कहा यार यहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते यार। वो उसने ज़बरदस्ती अप्लाई करवा दिया और इंटरव्यू के मरहलों से गुजरते हुए हो गए। तो उसमें ये हुआ कि उस वक्त एक फेवर शायद मुझे ये भी मिला हो कि उनको ज़रूरत थी कुछ रीजनल प्रोड्यूसर्स की ना, तमाम लैंग्वेजेस में जो मुख्तलिफ ज़ुबानें जानते थे या उससे उनका ताल्लुक़ हो, तो शायद उसका भी थोड़ा सा फेवर मिला हो मुझे। तो वो हम प्रोड्यूसर हो गए। 74 में मैं प्रोड्यूसर हुआ। तो कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ था? काफ़ी लोग थे, उसकी तादाद तो मुझे नहीं मालूम। अंदाज़न हर स्टेशन, बड़े स्टेशन पे इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया था। लाहौर साइड वाला बुला, और हम चूँकि कराची से हमने अप्लाई किया था तो हमें यहाँ बुलाया गया। हैदराबाद वाले लोग भी यहाँ आए, नवाब शाह वाले भी यहाँ आए। इस तरह से मेरा ख्याल है इंटरव्यूज़ पूरे सूबे के यहाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम कितने सिलेक्ट हुए? 35-36 का बैच 35 पूरे पाकिस्तान के लिए? पूरे पाकिस्तान से, राइट फ्रॉम, मतलब। फिर आपकी कहाँ जॉब लगी, पोस्टिंग? भाई 4-5 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई वहाँ। कहाँ पे? इस्लामाबाद में हमारी एकेडमी थी, स्कूल, स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल, जो बाद में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी बना, और बस वहीं से अच्छी इब्तिदा हुई। आपकी ट्रेनिंग पहली वहीं हुई? हाँ, पहले ये होता था कि लोगों को जॉब मिल जाती थी, फिर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती रहती थी उनकी। फिर कभी मौका होता था तो एक ज़माने में स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल कराची में होता था, तो वहाँ उनको भेज दिया जाता। लेकिन हम पहला बैच थे जिसका फॉर्मल पहले ट्रेनिंग हुई 4-5 महीने की। और उस वक्त हमारे वाइस प्रिंसिपल और मेरे पहले रेडियाई बाप उमर महाजिर साहब वहाँ थे, तो उनके हम लाडले भी थे बहरहाल। तो वो वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। 4-5 महीने की ट्रेनिंग हुई और पोस्टिंग हैदराबाद हो गई। चाहते हम कराची थे, लेकिन हैदराबाद पोस्टिंग हो गई। वहाँ 1.5 साल काम किया। 1.5 साल हैदराबाद? हाँ। फिर हैदराबाद में कौन से लोगों से साबका पड़ा, वास्ता पड़ा, देखा? बड़े लोग। अच्छा। बड़े मतलब अगर आप ऊपर से शुरू करें, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा नाम MB अंसारी साहब, बुनियादी तौर पे वो अनाउंसर की हैसियत से आए थे, फिर वो प्रोड्यूसर हुए, फिर वो ड्रामा आर्टिस्ट भी थे। म्यूज़िक की बड़ी समझ थी उनको, और वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना उनको आता था। तो वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए मेरे प्रोग्राम मैनेजर, जिनके हाथ में पहली बैत की, वो अमर जलील थे। अच्छा। आई वॉज वेरी लकी टू हैव गुड ऑफिसर्स। फिर उसी ज़माने में अमर जलील चले गए उधर, इसमें ओपन यूनिवर्सिटी में गए, या उनका पहले ट्रांसफ़र हुआ। हाँ। फिर वो ओपन यूनिवर्सिटी में गए, इस्लामाबाद गए। उसके बाद फिर एक और बड़ा नाम आया, आगा खालिद सलीम। आगा सलीम वो मेरे प्रोग्राम मैनेजर थे। फिर वहाँ से अंसारी साहब भी चले गए, तो एक और बड़ा नाम आया, इलियास इश्की साहब का। अच्छा। हाँ, तो वो 1.5 साल वहाँ हमने गुजारा। फिर वहाँ और बड़े नाम, कहीं मैं कोई नाम मिस न कर जाऊँ, मतलब इकबाल जाफरी साहब, ग़ुलाम हुसैन शेख साहब,
अल्लाह बख्श बुखारी साहब, इसहाक जान सरंदी साहब, गुलाम हुसैन शेख आबदा का मियां, जी 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 जी, और अल्लाह बख्श शाह साहब बुखारी जो नौशर फिरोज, नौशर हालानी से आगे वाले, हाँ, और सरवर बलोच, नईम मिर्ज़ा, अनवर बलोच, वो जो मैंने हमारे शायर दोस्त थे, आकली ज़ेब आकली साहब, और इस तरह के बड़े बड़े लोग प्रोग्राम साइट पे थे, उनको काम करते देखा। और इनमें से सबसे ज़्यादा मुतासिर किसने किया? गुलाम हुसैन शेख। अच्छा, बाकी सबने हिस्सा डाला, हाँ जाहिर है, सबसे सीखा हमने, लेकिन वो मतलब मैं समझता हूँ उस वक्त भी और आज भी आपदाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन उसको एक पत्थर को, अच्छे पत्थर को, तो वो था तो संगमरमर ही, हाँ, लेकिन उसको अगर आप अच्छी तरह न तराशते तो ये रिज़ल्ट आपको ना मिलता। तो ये उनका बहुत बड़ा कमाल था। फिर उनका दूसरा एक कंट्रीब्यूशन के इस धरती के म्यूज़िक को इस धरती से इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। फोक में आप देखें माई भागी, और उसके बाद जाके वो टैलेंट हंटिंग करना और कलाम ढूंढना, उसमें अदी ज़रीना भी शामिल होती थी और लोग भी शामिल थे। तो पहले हमारे रेडियो हैदराबाद में स्टूडियो वर्क ज़्यादा होता था, कंपोज्ड आइटम्स, ये सारा कुछ आउटडोर नहीं था और ये फोक का टच नहीं था। अच्छा, सिवाय एक फोक के टच के, जमहूरी आवाज़ के, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते थे, और उनकी अपनी भी एफर्ट थी कि जाके इसको टैलेंट को तलाश करना। तो टैलेंट मिल जाता है, लेकिन फिर उसके साथ जो मेहनत करनी पड़ती है, तो वो इन लोगों ने। तो शेख साहब, गुलाम हुसैन शेख साहब क्रिएटिव भी थे, मेहनती भी थे, और भाई उनके अंदर एक कंपोज़र भी था। अच्छा। वहाँ उनको रिकॉर्डिंग का भी बड़ा फ़न था उनके पास, और फनकारों से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग थे, और मतलब चरिया लोग थे ना ये लोग। तो बस उनका मतलब दीन धर्म, सुबह शाम, ओढ़ना बिछोना, फना फिल रेडियो, तो ऐसे लोगों ने रेडियो चलाया। तो उस ज़माने में हैदराबाद में एक रेडियो का, चाहे संगीतकार हो या प्रोड्यूसर हो या कोई वर्कर हो, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी पूरा दिन? रेडियो ओढ़ना, रेडियो बिछोना। अच्छा, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होते थे, कुछ लोग बड़े डिसिप्लिन भी थे, वक्त पे आना वक्त पे जाने वाले, लेकिन ये रेडियो जो वक्त पे आने जाने वालों के लिए नहीं है। तो वो लोग, ये लोग थे, और उनको कुछ बताने का भी ढंग आता था, समझाने का भी ढंग आता था। कौन से प्रोड्यूसर अच्छे मिले? भी देखे ना, इकबाल जाफरी, वो प्रोड्यूसर ही नहीं थे, वो अनाउंसर थे, वो साउंड इफेक्ट्स मैन थे, वो ड्रामे के प्रोड्यूसर थे। फिर अल्लाह बख्शा बुखारी साहब, वो टॉक्स वगैरह के बड़े एक्सपर्ट लोग थे। मुराद अली मिर्ज़ा साहब, क्या क्या नाम मैं आपको बताऊं। मंजूर नकवी साहब थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन जोश साहब थे। फिर उधर चले जाएं तो जीनिश सलीमी साहब थे, महमूद सिद्दीकी साहब थे, नायाब साहब थे। तो बहुत बड़ी गैलेक्सी जिसको, और मैं न सिर्फ हैदराबाद, मैं बिल्कुल बल्कि मैंने वो एक स्टेटमेंट घड़ा है कि रेडियो पाकिस्तान में जितना भी आपको लिटरेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, वो सारी रेडियो पाकिस्तान की देन है, और ख़ासतौर पर रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन की देन। अब आप सोचें, लाहौर में कैंटीन में फैज़ साहब भी बैठे हों, सूफ़ी तबस्सुम भी बैठे हों, और तासीर साहब भी बैठे हों, ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े गवैये बैठे हों, उनकी आपस में गुफ्तगू, ये वो सारा कुछ। तो वो बस वो एक ऐसी जगह थी कि लोगों का मतलब बड़ी सख्ती होती थी, हर आदमी को इजाज़त नहीं थी अंदर आने की। तो वो अगर किसी हवाले से, किसी तवस्सुत से अगर वो रेडियो की कैंटीन में आ जाते तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे कि यार हम आज रेडियो गए थे। तो किस प्रोड्यूसर ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? हाँ देखें, अच्छी तादाद है हैदराबाद में। हमारे जो मेरे साथ जो थे, अनवर बलोच बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था। गुलाम हुसैन शेख का तो मैं नाम ले ही चुका हूँ। महमूद सिद्दीकी साहब, उनसे बहुत सीखा हमने, बहुत सीखा। फिर उसका एक
1.5 साल के अरसे के बाद। आप उधर 1.5 साल में क्या करते थे? शुरू में तो एक होता है सिलसिला हमारे कि नया आदमी जाता है उसको ड्यूटी ऑफिसर बना देते हैं ताकि उसको पूरे एक सिस्टम का पता चले, ओरिएंटेशन हो जाए, क्या होता है, किस वक्त चलता है प्रोग्राम का। और बड़ा पावरफुल होता था स्टेशन डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में ड्यूटी ऑफिसर। तो वो कुछ दिन किया, उसके साथ फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रोग्राम देना शुरू किए। पता नहीं कैसे उनको ख्याल आया कि उन्होंने मुझे म्यूज़िक में भी उनका शामिल बाजा कर दिया, गुलाम हुसैन शेख का, पीर इसहाक जान सरहंदी का। तो वहाँ से इब्तदा इसलिए म्यूज़िक के शौक़ की भी हुई। फिर मेरा जो एक और प्राइड प्रोग्राम जो मुझे दिया गया, पता नहीं क्यों दिया गया, वुमेंस प्रोग्राम था सुगड़िन सत्र। अच्छा। जिसकी प्रेजेंटर जो थी, उसके ब्रांड आप हैं या नहीं? वो पहले से चला आ रहा था। अच्छा। पहले से चला आ रहा था, तो तब्दीली होती रहती है, कभी किसको कोई सेक्शन दे दिया, कभी किसको कोई सेक्शन। तो आप उसके प्रोड्यूसर? मैं उसका प्रोड्यूसर था और मेहताब उसकी कंपनी थी। मेहताब चन्ना थी तब? जी मेहताब जी चन्ना थी। और क्या खूबसूरत आवाज़, और उसकी तो अभी क्या बात करें। अच्छा, वो क्रिएटिव थी या आवाज़ अच्छी थी या मेहनती भी थी? जब आप एक्टर हैं तो फिर आप क्रिएटर हैं ना। तो नहीं, मेहनत भी, बाज़ एक्टर मेहनत। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सीरियस लेती थी रेडियो की चीज़ों को, और ड्रामा की बहुत बड़ी आवाज़। मतलब आपको ये भी पता हो कि हमारी जो रुबीना साहिबा थी, रुबीना, हाँ, वो न सिर्फ म्यूज़िक की आर्टिस्ट थी, हमारी ड्रामा की भी आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ। और ये लोग फिर अगर ज़रा मर्दों के नामों पे आ जाए तो साइंस साले शाह, साले मोहम्मद शाह, कमर मेमन और बहुत सारे लोग। तो वो यानी देखिए ना, आप लोगों को उनकी कानों से चीज़ दिखाते हैं। वाह। देखिए ना, टेलीविजन पे तो देखें कितनी चीज़ें होती हैं, लाइटिंग, फलाना, कैमरा, वो तो आंखें हैं फिर देखती हैं, वो कानों से देखना दिखाना, उसको उनको दिखवाना। वाह 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 वाह, बहुत। और फिर हमारा जो पूरा म्यूज़िक भी इसमें आता है और ड्रामा भी आता है कि स्ट्रेस और पॉज समझ के देना है आपको, कहाँ जोर देना है। स्क्रिप्ट वो उसी तरह जो लिखा है वो उसी तरह, और वो लिखा हुआ आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप बगैर लिखे पढ़ रहे हैं, लबो लहजा। वाह। तो इनकी फिर थोड़ी खुदादाद सलाहियत तो बहरहाल तो वो तो पहली चीज़ होती है ना। हाँ, फिर उसको कोई किसी प्रोड्यूसर का उसको सिलेक्ट कर लेना कि यार ये वाह, मतलब आज हमें ना, आज कहीं भी मैं जाऊं तो सबसे पहले मुझे आवाज़ उसकी मुतासिर करती है, शक्ल मुझे बाद में अगर मुतासिर करे तो करे, ना करे तो कोई बात नहीं, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आवाज़ का मैदान था। तो वॉइस हंटिंग जो है, तो ये इसकी भी ट्रेनिंग होती है? नहीं सर, इसके सीधा तरीका ये होता है कि नए टैलेंट को बुलाने के लिए हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हमें न्यूज़ एडिटर चाहिए, हमें ड्रामा आर्टिस्ट चाहिए, हमें म्यूज़िक का। तो रेडियो का तो ज़माने में, रेडियो तो अभी भी सुना जाता है, उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई है, और वो वाहिद मीडियम था फिल्म के बाद। हाँ ठीक है ना। और फिल्म भी हमारी मरहून मिन्नत थी, अगर उसके हम गाने न बजाएं तो फिल्म हिट ना हो। ठीक है ना। नहीं, रेडियो गाने न बजाता तो बहुत शायर न होते, बहुत कुछ। तो वो उसमें जो है वो ये सब उनका। आप 1.5 साल रहे हैदराबाद में, उधर अपनी छाप छोड़ के आए हैं? छाप पता नहीं, अब हमने तो जो कुछ किया, लोगों ने कभी कहा हो कि निसार साहब आपकी वजह से ये हुआ, अब नहीं इतना अरसा में रहा भी नहीं, लेकिन अगर पूछना तो मेहताब से पूछें। अच्छा, दूसरों से पूछें, क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ काम किया था। अच्छा। मुझसे पहले बड़े सीनियर लोगों के साथ हमने थोड़ी सी दिलेरी के साथ उसके साथ काम किया, और उसको बोलने दिया जो बोलना चाहती थी, ढके चुके लफ्ज़ों में। जो एक ज़माना उस वक्त चल रहा था जिस तरह का था, और वो जो नहीं, आप तो 74-75 में भुट्टो साहब का ज़माना ना। हाँ, तो लेकिन हम स्टेट कंट्रोल तो मीडियम है ना। नहीं, वो तो हमेशा है, ठीक है। तो उसमें जो है वो इतनी मतलब मादर पिदर आज़ाद तो हमें कोई नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे पास फिर वो बोलने वाले के पास वो आर्ट होना चाहिए। वो चाहे शालतीफ़ के बैत का सहारा ले ले या सचल सरमस का सहारा ले ले, बिटवीन द लाइन्स। द लाइन्स।
तो बाकी हमने अगर कोई छाप छोड़ी है तो वो अधिमता आप बता सकती हैं कि क्या हमने। और आप खुद कराची शिफ्ट हुए या शिफ्ट नहीं, मेरा बहुत शौक़ था मुझे कराची में काम करने का, क्योंकि मेरी ननिहाल यहाँ थी। हमारी यूँ समझ लें कि दादू के बाद एक तरह से हम कराची में ही सेटल हुए यहीं। उसके बाद हमारी शादी भी मेरे ज़ाहिर है थोड़ी सी रोने के बाद ही हुई, तो इंटरेस्ट तो मेरा सारा ये था। तो वो कोई ना कोई बहाना ऐसा बन गया कि एक साथी ने मुझसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया, उसको कराची आना था, हैदराबाद आना था, मुझे कराची जाना था, तो वो हो गया। और फिर मैंने पूरे इकट्ठे 10 साल। हम एक छोटे से वक्फे के बाद आपका कराची का हाल अहवाल लेते हैं। नाजरीन, हमारी बातें जनाब निसार मेमन साहब नामवर ब्रॉडकास्टर के साथ जारी हैं।